नमस्कार, सीताराम। तो फिर से लौट आया नया और एक वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, ये जो वीडियो का नाम है द शॉकिंग डाउनफॉल ऑफ बिग बाज़ार। हाँ, बिग बाज़ार की बात आप लोग जानते, जो कि आज वो बिग बाज़ार को छोड़ के वो कौन सा बाज़ार बन चुका। हाँ, स्मार्ट बाज़ार ऐसा ना, जो जियो का है। तो ठीक है, चलिए पहले वीडियो को देख लेते, फिर रिएक्शन देंगे कि जाने पहले तो जान तो ले इस वीडियो को देख के कि बिग बाज़ार की डाउनफॉल कैसे आई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट कर देते हैं। मुंबई में सुबह के 5 बजे हजारों लोग सड़क पे उतर आए थे। पुलिस की सभी कोशिशों के बाद भी ये लोग बैरिकेड्स हटाकर और दीवार फांदकर एक खास बिल्डिंग में घुसना चाहते थे। ये खास बिल्डिंग थी इंडिया की फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन बिग बाजार। उस दिन बिग बाजार में सबसे सस्ते दिन नाम की मेगा सेल चल रही थी और किशोर बियानी के बिग बाजार ने 30 करोड़ रुपए कमाए थे केवल इस एक दिन में। लेकिन अगले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसी बिग बाजार की हर एक स्टोर में ताला लग गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1981 में। किशोर बियानी कॉलेज के फाइनल ईयर में थे और उनके फादर चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, लेकिन वो अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके खुद को लिमिट नहीं करना चाहते थे। वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान किशोर बियानी ने देखा कि उनके एक कॉलेज फ्रेंड ने काफी यूनिक फाइबर से बने फैशनेबल ट्राउजर्स पहने हैं। ये स्टोन वॉश फैब्रिक था और उन्हें इसमें काफी पोटेंशियल दिखा। उन्होंने तुरंत जुपिटर मिल से स्टोन वॉश फैब्रिक का 200 मीटर का क्लॉथ खरीद लिया और शहर के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लगे। अगले 6 महीनों में ही उन्होंने लाखों का बिजनेस कर लिया था और यहीं से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। 1985 तक किशोर बियानी न केवल खुद के ब्रांड के फैब्रिक्स बेच रहे थे, बल्कि उन्होंने रेडीमेड ट्राउजर्स बेचने के लिए खुद का स्टोर भी खोल लिया था और उसका नाम रखा था पतलून। 2 साल बाद उन्होंने 7 लाख रुपए लगाकर मेंस वियर कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने खुद ही ट्राउजर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और अपनी नई ट्राउजर ब्रांड का नाम रखा पैंटालून। पैंटालून नाम के पीछे उनका आइडिया था पतलून वर्ड को ट्रेंडी और मॉडर्न बनाना, इसीलिए पतलून बन गया पैंटालून। और आगे चल के कंपनी का नाम भी पैंटालून रिटेल में बदल दिया गया। पैंटालून के ट्राउजर्स का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक था, जैसे उनकी एक ट्राउजर में जिपर के ऊपर 3 बटन्स थी और ट्राउजर्स काफी हाई वेस्ट था। ऐसे ही मॉडर्न डिजाइन्स के चलते पैंटालून्स के ट्राउजर्स काफी पॉपुलर हो गए। 1994 तक पूरे इंडिया में पैंटालून्स के 72 फ्रेंचाइज स्टोर्स खुल चुके थे और उन्होंने ट्राउजर्स के साथ साथ शर्ट, जीन्स, टाई और सॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए थे। उसी दौरान किशोर बियानी ने देखा कि इंडिया में लार्ज फॉर्मेट रिटेलिंग का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। बेसिकली शॉपर्स स्टॉप जैसी बड़ी रिटेल स्टोर्स खुल रही हैं, जो साइज, वैरायटी और क्वांटिटी में एक नॉर्मल शोरूम से कई गुना बड़ी होती है। इसीलिए उन्होंने भी कोलकाता में पैंटालून्स की पहली लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर खोली। ये स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट की थी और उस समय पूरे कोलकाता की सबसे बड़ी स्टोर थी। उन्होंने स्टोर में विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी लाया, जिसमें स्टोर के कलर्स, साइंस, लाइटिंग और लुक एंड फील के थ्रू कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाता है और अल्टीमेटली एक प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऑल्सो इस स्टोर में मेंस वियर के साथ साथ वुमेन और चाइल्ड वियर भी लॉन्च कर दिया गया था। सभी को लगा था कि गारमेंट्स के लिए इतनी बड़ी शॉप खोलना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहले ही दिन वहां इतनी भीड़ आई कि सभी के ओपिनियंस गलत साबित हुए। इस अर्ली सक्सेस को देखते हुए 1999 तक पैंटालून्स के 13 मेगा स्टोर्स खुल चुके थे और अब किशोर बियानी इंडिया के फैशन रिटेल टाइकून बन चुके थे। लेकिन वो अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा कि कस्टमर अपने टोटल एक्सपेंडिचर यानी अपने टोटल वॉलेट का केवल 8% ही क्लोथिंग में खर्च करते हैं और अगर उन्हें कस्टमर का 50% वॉलेट शेयर कैप्चर करना है तो उन्हें क्लोथ्स के अलावा बाकी आइटम्स में भी डाइवर्सिफाई करना होगा। इसी दौरान किशोर बियानी ने चेन्नई की सरवना स्टोर को विजिट किया। ये स्टोर 25 साल पुरानी थी, 5 फ्लोर्स थे और यहाँ क्लोथ्स, टॉयज, ज्वेलरी, अप्लायंसेस और ग्रोसरीज जैसे हर आइटम मिलते थे। सरवना का मॉडल था कम प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा सेल्स करना और किशोर बियानी के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये एक स्टोर साल में 200 करोड़ की सेल्स करती थी। उन्होंने स्टोर को डीप
डीपली स्टडी किया और इसी से इंस्पिरेशन लेके खुद का हाइपर मार्केट स्टार्ट करने का फैसला किया और यही हाइपर मार्केट आगे जाके बना बिग बाजार। एक सक्सेसफुल हाइपर मार्केट बनाने से पहले किशोर बियानी ने इंडिया के लोकल बाजारों को डीपली स्टडी किया। उन्होंने देखा कि एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी ये थी कि जो मॉडर्न और हाई फाई दिखने वाली शॉप्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, जिस कारण एक एवरेज कस्टमर लोकल बाजारों में शॉपिंग करने में ही कंफर्टेबल महसूस करता था, जहां शॉप और शॉपकीपर दोनों ही काफी सिंपल होते थे। इसीलिए किशोर बियानी ने अपने हाइपर मार्केट को नाम दिया बिग बाजार, ताकि बाजार सुनकर लोग उससे इंस्टेंटली कनेक्ट करें। उन्होंने बिग बाजार स्टोर्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो एक बिल्डिंग में मल्टीपल शॉप्स का कॉम्बिनेशन लगे, जैसा कि एक बाजार में होता है। ऑल्सो उनका मानना था कि सेल्समैन कभी भी कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट नहीं लगना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसे सेल्समैन हायर किए जिसे एक कॉमन मैन इजिली अप्रोच कर सके और इन सेल्समैन की यूनिफॉर्म भी काफी सिंपल रखी। फॉर एग्जाम्पल, बिग बाजार के सेल्समैन कभी भी टाई नहीं पहनते थे। फाइनली बिग बाजार का मेन आइडिया था कि कस्टमर को यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। इन्हीं स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए 2001 में कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में बिग बाजार की पहली 3 स्टोर्स खुली। पैंटालून्स की तरह ये स्टोर्स भी काफी सक्सेसफुल हो गई, इतनी सक्सेसफुल कि अगले कुछ सालों में पूरे इंडिया में 100 बिग बाजार स्टोर्स खुल चुकी थी। लेकिन किशोर बियानी के दिमाग में इससे भी कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करने के प्लान्स चल रहे थे। उन्होंने एक रिसर्च में देखा कि एक एवरेज कस्टमर एक शॉपिंग मॉल के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 शॉप्स में विजिट करता है, जिसके बाद थकान के कारण वो किसी और शॉप में जाना नहीं चाहता। इसीलिए किशोर बियानी ने एक ऐसे मॉल के बारे में सोचा जिसमें शॉप्स के बीच में कोई दीवारें ही ना हो। इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर को एक ही बार में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ब्रांड का एक्सपोजर मिलेगा और उसे बार बार स्टोर के अंदर और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ किशोर इस मॉल को एक डेस्टिनेशन मॉल बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा मॉल जो केवल रूटीन शॉपिंग करने की जगह ना हो, बल्कि अपने आप में सिटी का एक मेजर अट्रैक्शन हो और ये विजिटर्स को फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और स्पेशलाइज्ड अट्रैक्शंस सब कुछ ऑफर करे। उन्होंने अपने इस नए मॉल के कॉन्सेप्ट को नाम दिया सेंट्रल और 2004 में बेंगलुरु में 1,20,000 स्क्वायर फीट की स्पेस में खुला पहला सेंट्रल मॉल। इस मॉल में अपैरल, फुटवेयर, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग, म्यूजिक और बुक्स की 300 से ज्यादा ब्रांड्स थी। साथ में कॉफी शॉप्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स भी थे। लोग यहाँ मूवी, कॉन्सर्ट और इवन ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक कर सकते थे। देखते ही देखते सेंट्रल मॉल बेंगलुरु का मेजर अट्रैक्शन बन गया और इसे देखते हुए हैदराबाद, पुणे और कोलकाता जैसे कई शहरों में सेंट्रल को तेजी से एक्सपैंड किया जाने लगा। 2006 में अपनी सभी कंपनीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए किशोर बियानी ने एक अम्ब्रेला कंपनी की शुरुआत की और उसका नाम रखा फ्यूचर ग्रुप। पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेसेस और हजारों करोड़ों के रेवेन्यू के चलते फ्यूचर ग्रुप इंडियन कॉर्पोरेट स्पेस का जायंट बन चुका था और किशोर बियानी इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड जार की पोजीशन पे थे। लेकिन अब उनकी कहानी में एक बहुत बड़े और लंबे डाउनफॉल की शुरुआत होने वाली थी। किशोर बियानी का कहना था कि वो ऐसे हर एक बिजनेस में एंटर करके रहेंगे जहां बिजनेस और कस्टमर के बीच डायरेक्ट डीलिंग होती हो और उनकी इसी फिलॉसफी से उनका डाउनफॉल हुआ। 2005 में उन्होंने एक के बाद एक 3 अपैरल ब्रांड्स को खरीद लिया। साथ ही साथ वो अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई करने लगे। जैसे 2005 में ही उन्होंने ऑल यानी अ लिटिल लार्जर की शुरुआत की। ये ब्रांड प्लस साइज क्लोथ्स बेचता था। फिर उन्होंने बिग बाजार के अंदर गोल्ड बेचने के लिए गोल्ड बाजार की शुरुआत की। घर बनाने और रेनोवेट करने के लिए होम टाउन ब्रांड की शुरुआत की। 2006 में बुक्स बेचने के लिए डीपो को स्टार्ट किया। इवन चाय और समोसा बेचने के लिए चमोसा नाम के कियोस्क स्टार्ट कर दिए। बेसिकली चाय के बिजनेस से लेकर एक पूरे घर बनाने के बिजनेस तक किशोर बियानी हर जगह मौजूद थे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। 2007 में उन्होंने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स की शुरुआत की और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे वेल्थ मैनेजमेंट और रियल स्टेट ब्रोकिंग में एंट्री ले ली। साथ ही साथ फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी खोल के लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एंट्री ले ली। बाहर से देखने में लग रहा था कि फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा और सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन इतनी तेजी से इतना ज्यादा एक्सपेंशन उन्होंने अपने खुद के पैसे से नहीं किया था। इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का कर्ज यानी डेट लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो स्ट्रॉन्ग सेल्स के बलबूते इस डेट को मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और फ्यूचर ग्रुप की सेल्स क्रैश कर गई। केवल बिजनेस को सस्टेन करने के लिए किशोर बियानी को और भी ज्यादा डेट लेना पड़ा। 2012 तक उनके ऊपर करीब 12,000 करोड़ का डेट
चढ़ चुका था और उनके लिए इसका इंटरेस्ट पे करना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए किशोर बियानी को दिल पे पत्थर रखकर पैंटालून्स को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। साथ ही साथ फ्यूचर कैपिटल भी 4250 करोड़ में बिक गया। किशोर बियानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में एक्सपैंड करने से पहले अपने किसी भी एक बिजनेस को मैसिवली प्रॉफिटेबल नहीं बनाया और एक क्राइसिस से डील करने के लिए सफिशिएंट कैश रिजर्व्स भी मेंटेन नहीं किए और इसीलिए उन्हें अपना एक ऐसा बिजनेस बेचना पड़ा जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब था। ऐसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अवॉइड करने के लिए मैं मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड फिक्स डिपॉजिट में मेंटेन करता हूं और इसके लिए रिसेंटली मैंने स्टेबल मनी को यूज करना चालू किया है। नॉर्मली एफडीज में केवल 6 to 7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन स्टेबल मनी के थ्रू आप 200 प्लस इंडियन बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर कर सकते हो और अप टू 9.1% का इंटरेस्ट रेट पा सकते हो। ये फैक्ट मेरे लिए तो एक आई ओपनर था। स्टेबल मनी के थ्रू एफडी करने पर आपको किसी भी बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। सेकेंडली, आपका पैसा सीधा बैंक के पास जाता है। स्टेबल मनी आपका पैसा स्टोर नहीं करता। प्लस आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और केवल एक ही दिन में आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि स्टेबल मनी में सभी बैंक्स आरबीआई रजिस्टर्ड हैं और हर बैंक में आपका अप टू 5 लाख का अमाउंट इंश्योर्ड है। गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर एक क्राइसिस के टाइम पे आप खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हो तो आज ही स्टेबल मनी के थ्रू एक ऐसा इमरजेंसी फंड मेंटेन करो जो इन्फ्लेशन बीटिंग, सिक्योर और इजी टू विड्रॉ हो। ऑल्सो मुझे पता चला कि एफडी खोलने का ये बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई चल रहे हैं। ऑलरेडी 5 लाख लोग अपनी एफडी के लिए स्टेबल मनी को ट्रस्ट करते हैं एंड यू कैन टू। तो अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से स्टेबल मनी के थ्रू एफडी करिए। किशोर बियानी को लगा कि पैंटालून्स और फ्यूचर कैपिटल को बेच के जो पैसा आया है उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स की, Amazon और फ्लिपकार्ट। पिछले कुछ सालों में इन दोनों ने करोड़ों कंज्यूमर्स को ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग में शिफ्ट कर लिया था। इनसे कंपीट करने के लिए किशोर बियानी ने भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बिग बाजार डायरेक्ट की शुरुआत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Amazon और फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी सब्सटैंशियल मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और अब उनसे कंपीट करना इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ बिग बाजार डायरेक्ट में कई टेक्निकल इश्यूज, कस्टमर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स और इन्वेंटरी इश्यूज भी थे और इन्हीं कारणों से बिग बाजार डायरेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और फ्यूचर ग्रुप के करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन शायद किशोर बियानी की सबसे बड़ी गलती थी इंडिया के किराना दुकानदारों से कंपीट करना। उन्होंने 2015 में इजी डे नाम की स्मॉल फॉर्मेट ग्रोसरी स्टोर चेन को अक्वायर कर लिया था। उस समय इजी डे की 190 स्टोर्स थी और किशोर चाहते थे कि 2022 तक वो इसकी 10,000 स्टोर्स खोल दे और इंडियन किराना शॉप्स को रिप्लेस कर दे। 2018 तक 1000 स्टोर्स खुल भी चुकी थी। किराना स्टोर्स को बीट करने के लिए किशोर बियानी ने इजी डे क्लब नाम का एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया था जिसमें साल के 1000 रुपए देके एक कस्टमर पूरे साल हर परचेज पे इजी डे से 10% डिस्काउंट ले सकता था। लेकिन उनका ये मॉडल बुरी तरह फेल हो गया। सबसे पहले तो इंडियन कस्टमर फ्यूचर में मिलने वाले डिस्काउंट के लिए पहले से पैसे नहीं देना चाहता था। ऑल्सो लोकल किराना स्टोर्स तो 10-15% डिस्काउंट बिना किसी सब्सक्रिप्शन फी के ही दे देते थे। सेकेंडली, किराना दुकानदार हमेशा लोकल पॉपुलेशन के साथ पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स बना के चलते हैं। वो लोग फ्री होम डिलीवरी और उधार में भी सामान दे देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इजी डे मैच नहीं कर पा रहा था। फाइनली, जहां किराना स्टोर्स का स्टाफ, रेंट और टेक्नोलॉजी वगैरह का खर्च ना के बराबर था, वहीं इजी डे को इन सब पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। इसीलिए अल्टीमेटली इजी डे को भारी लॉसेस होने लगे और 2020 तक कई स्टोर्स में ताला लग गया। लेकिन फ्यूचर ग्रुप की गलतियां यहाँ खत्म नहीं होती। किशोर बियानी ने देखा कि उनकी बिग बाजार और बाकी स्टोर्स के थ्रू दूसरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बेच के करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही हैं। उन्होंने सोचा कि अगर सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स के लिए वो अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें तो उन्हें बहुत फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने हर कैटेगरी जैसे स्नैक्स, होम केयर, पर्सनल केयर और स्टेपल्स में अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। उनका प्लान था 2022 तक इन ब्रांड से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाना, लेकिन इनके ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। उन्हें लगा था कि केवल शेल्फ में रख देने से उनके प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे, लेकिन कस्टमर्स को अभी भी उन्हीं ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदने थे जिन पे वो सालों से भरोसा करते थे। ऑल्सो फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स ने पुराने एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से कुछ भी अलग नहीं किया था। वो केवल डिस्काउंट्स के बलबूते ही सेल्स बढ़ाना चाहते थे और डिस्काउंट्स के कारण कस्टमर ने एक बार तो प्रोडक्ट को ट्राई किया, लेकिन क्वालिटी खराब होने के कारण रिपीट परचेजेस नहीं किए। इन सभी गलतियों के कारण फ्यूचर ग्रुप का
बहुत पैसा डूब गया और मार्च 2019 तक उनका डेट फिर से बढ़कर करीब 12,800 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन इन सब के बाद भी फ्यूचर ग्रुप जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्यूचर ग्रुप को जड़ से हिला दिया, कोविड-19। जल्द ही नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और फ्यूचर ग्रुप की बिग बाजार, सेंट्रल और बाकी सभी स्टोर्स रातों रात बंद हो गई। उनका रेवेन्यू क्रैश कर गया। स्टोर्स का रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरी और डेट की रीपेमेंट डिले हो गई। रेंट पेमेंट ना करने के कारण बिग बाजार और बाकी स्टोर्स की लोकेशन किशोर बियानी के हाथ से छिनने लगी और ये स्टोर्स बंद होने लगी। आज इनमें से करीब 800 लोकेशंस पे रिलायंस ने अपनी स्टोर्स खोल ली हैं। 2022 में बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की मांग की और आज तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। मतलब आज भी फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को एक एक करके बेचकर उनका डेट चुकाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किशोर बियानी बिजनेस के जीनियस थे। उन्होंने पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेसेस बनाए जिसने इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया और उन्हें इंडिया का रिटेल किंग भी बनाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना फोकस खो दिया और तेजी से हर जगह एक्सपैंड करने के लिए हजारों करोड़ों का डेट ले लिया। जैसे ही मार्केट कंडीशंस बिगड़ी और पैंडेमिक आया, उनका बिजनेस एम्पायर क्रम्बल कर गया, बिल्कुल एक रेत के किले की तरह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें। ऑल्सो स्टेबल मनी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। तो भाई आप लोगों के सामने मैंने वीडियो को अभी देखा, तो मैं क्या बताऊँ कि ये जो वीडियो है इस सेम टॉपिक पर विवेक बिंद्रा जी ने भी इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जो देखा इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वीडियो की बात करूं तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो की जो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी प्रोफेशनल सी एडिटिंग क्वालिटी है इस वीडियो पर। और इस वीडियो पर जिस तरह के फ़ोटोज़ आपने देखा ना, वीडियो बहुत ही कम है, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादातर है AI वाला फ़ोटोज़ मुझे लगी। AI में आप अपना टॉपिक कुछ पॉइंट्स लिख दो तो वो उस हिसाब से आपकी फ़ोटोज़ को डिज़ाइन करके बना देगी। तो पहले जो बिग बाज़ार हम जाते थे तो मुझे नहीं पता था बिग बाज़ार एक तरह के एक मालिक है जो एक तरह से फ्रेंचाइजी ऐसे बना के रखे हुए। मुझे नहीं पता था बिग बाज़ार, हम सोचते बिग बाज़ार एक तरह की बिल्डिंग मार्केट है, ऐसा ही हम सोचते थे। लेकिन बिग बाज़ार के बारे में मुझे जब पता चला कि ये एक तरह के बिजनेसेस है तो कभी अच्छा लगा। और दूसरी बात है कि बिग बाज़ार की जो बिज़नेस मॉडल है ये उतना अच्छा मजबूत थी नहीं, और ये जो कंपनी इतना जो ओनर है इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया, उसी हिसाब से इनका जो बिज़नेस है पूरी तरह से डाउन चला गया। तो अभी तो अंबानी सब इसमें भी अब घुस चुका है। अब आप देख रहे हो ना, हर जगह पे स्मार्ट बाज़ार चला आ रहा है। जो रिलायंस, शायद ये जियो का नहीं है, रिलायंस मतलब अनिल अंबानी साहब का जी है। हाँ वही हो सकता है। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को यहीं पे एंड करते। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।